नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारा देश दिन पर दिन उन्नति कर रहा है। व्यवसाय कोई भी हो, लेकिन उसमें मेहनत और लगन से यदि कार्य किया जाए तो निश्चित ही उन्नति मिलती ही है। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, निरंतर प्रयासरत रहते हैं, अपनी कृषि में मेहनत करते हैं और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। पिछले साल जो भी खामियां हुई उनको सुधारते हुए नई लगन और उत्साह के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे हम नई अच्छी सोच के साथ और कृषि में अधिक से अधिक उन्नति और लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ आज हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। गेहूं की पछेती बोवाई शीघ्र करें। टमाटर में कीट नियंत्रण के उपाय और पशुओं की एक टंगिया रोग से सुरक्षा। सरकार दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर कार्य कर रही है। एक तरफ जहां सरकार दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन परियोजना के तहत राज्यों को एक साथ लेकर कई योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि दलहन के मामले में भी देश आत्मनिर्भर बन सके और यह काम कृषि मंत्रालय की प्राथमिकता में है। यह जानकारी कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने एक कार्यक्रम में दी। प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 6 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदी का कार्य 2 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 25 जनवरी तक चलेगा। पिछले साल अभी तक धान की खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन हुई थी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 906 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि मोटे अनाज की खरीदी 10,000 मीट्रिक टन से अधिक की गई है। धान बेचने के लिए 5,65,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए उनको किस तारीख को मंडी पहुंचना है, इसकी जानकारी SMS के जरिए देने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष प्रदेश में 15 लाख मीट्रिक टन धान की उपार्जन का अनुमान लगाया गया है। राज्य में धान की कॉमन किस्म 1410 रुपए और ग्रेड ए धान 1450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा जा रहा है। मोटे अनाज की खरीदी का कार्य 26 अक्टूबर से शुरू हुआ है। खरीदी 15 जनवरी 2016 तक चलेगी। मोटे अनाज की खरीदी के लिए प्रदेश में 232 केंद्र बनाए गए हैं। समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज को बेचने के लिए 52,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इस वर्ष प्रदेश में 5 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी का अनुमान लगाया गया है। किसान गेहूं की पछेती बोवाई का कार्य अति शीघ्र करें तथा बीज दर भी 25% तक बढ़ाकर करें। गेहूं की फसल जहां पर 20 से 22 दिन की हो चुकी है, उसमें प्रथम सिंचाई अवश्य करें। यह कृषि संबंधित सामयिक सलाह कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को दी गई है। किसानों से कहा गया है कि गेहूं की फसल में जहां पर प्रथम सिंचाई कर दी गई है, उन खेतों में उपयोग की गई यूरिया की शेष आधी मात्रा में से 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें और चौड़ी और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोपोरॉन खरपतवार नाशी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में नमी होना आवश्यक है। टमाटर की फसल को कई तरह से कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कटुआ कीट से अत्यधिक नुकसान टमाटर फसल को होता है। यह कीट जमीन की सतह से टमाटर के तने के कोमल भाग को काटता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 20 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा आर्द्र गलन रोग से भी टमाटर को नुकसान पहुंचता है। यह रोग पिथियम रारजोस्टोनिया या फाइटोथोरा नामक फफूंद के कारण होता है। यह रोग नर्सरी में लगता है। इस रोग से संक्रमित पौध जड़ के पास से गलकर सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कैप्टॉन नामक फफूंदी नाशक दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतर से छिड़काव कर समुचित नियंत्रण होता है। एक टंगिया रोग पशुओं की खतरनाक बीमारी है। यह 6 माह से अधिक आयु वर्ग की गाय व भैंसों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है, जो कि पशुओं की भारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है।
पशु पुट्ठे में सूजन आ जाती है और पशु लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। सूजन वाले भाग को दबाने पर चरचर की आवाज आती है। इसके नियंत्रण के लिए टीका द्रव्य BQ वैक्सीन 2 मिलीलीटर उपत्वचीय मार्ग से गाय, भैंस, भेड़ व बकरियों को देने से समुचित लाभ मिलता है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले सरसों। मंदसौर में सरसों का न्यूनतम भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 4,310 रुपए प्रति क्विंटल। नीमच में न्यूनतम भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4,276 रुपए प्रति क्विंटल। सागर में न्यूनतम भाव रहा 3,475 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 8,700 रुपए प्रति क्विंटल। सतना में न्यूनतम भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 4,200 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं सोयाबीन की। आगर मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 2,970 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,702 रुपए प्रति क्विंटल। खंडवा में न्यूनतम भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,571 रुपए प्रति क्विंटल। सारंगपुर में न्यूनतम भाव रहा 3,150 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,600 रुपए प्रति क्विंटल। राहतगढ़ में न्यूनतम भाव रहा 3,250 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 3,450 रुपए प्रति क्विंटल। अंत में गेहूं। अजयगढ़ में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1,525 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,530 रुपए प्रति क्विंटल। बुरहानपुर मंडी में न्यूनतम भाव रहा 1,535 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,576 रुपए प्रति क्विंटल। डिंडोरी में न्यूनतम भाव रहा 1,450 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी 1,450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सीहोर में न्यूनतम भाव रहा 1,555 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की।
छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, खेती में आप हमेशा नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक तकनीक है माइक्रो स्प्रिंकलर तकनीक। इस तकनीक को अपनाकर यदि आप कृषि कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर भी बढ़ सकता है और साथ ही साथ लाभ भी ले सकते हैं। इस तकनीक को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आवश्यकता होती है उसमें समय समय पर विभिन्न देखभाल करने की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है पानी या सिंचाई। किसान भाइयों, यदि पौधों की मांग के अनुसार यदि पानी मिलता है तो उससे उत्पादन निश्चित रूप से अच्छा होता है। लेकिन जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि प्रदेश में कई स्थानों पर बहुत कम बारिश हो रही है। ऐसे में क्या होता है कि हम फसलों को सही मात्रा में पानी नहीं दे पाते, जिससे फसलों से हम वांछित उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। यदि हमारे पास पानी भी उपलब्ध होता है और हम फिर परंपरागत ढंग से पानी देते हैं तो एक तो पानी का दुरुपयोग होता है, साथ ही साथ अधिक पानी से भी कभी कभी फसलें खराब होती हैं। किसान भाइयों, ऐसे में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम पौधों की मांग के अनुसार उन्हें पानी देते हैं, जिससे कि सही मात्रा में पानी पौधों के पास पहुंचने से उत्पादन अच्छा होता है। किसान भाइयों, ऐसे में ही एक तकनीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सूक्ष्म स्प्रिंकलर्स या माइक्रो स्प्रिंकलर्स। ये माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत ही तकनीक आती है। इसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे फव्वारों के माध्यम से हम पौधों को पानी देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा गांव में कि कई प्रकार के स्प्रिंकलर्स, बड़े वाले स्प्रिंकलर्स हम गेहूं की फसल में प्रमुख रूप से उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम उद्यानिकी फसलों या बागवानी फसलों की बात करते हैं तो ऐसे में आवश्यकता होती है हमें कम पानी की एवं समय समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है। कम पानी और लगातार पानी देने में जो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये माइक्रो स्प्रिंकलर्स या सूक्ष्म स्प्रिंकलर्स एक नई पद्धति है जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पर हमारे बड़े स्प्रिंकलर से पानी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से फसलों के ऊपर गिरता है, वहीं पर यदि हम उद्यानिकी फसलों में इस प्रकार के सूक्ष्म स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं तो एक तो हम पौधों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें पानी देते हैं और सही मात्रा में पानी जाता है। इस प्रकार के जो स्प्रिंकलर्स होते हैं किसान भाइयों, इसे हमें बड़े पाइप से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप जो ड्रिप या टपक सिंचाई के लिए हम पाइप जो कि लेटरल्स कहलाते हैं, जो काले कलर के होते हैं और सामान्यतः बाज़ार में 16 mm के जो लेटरल्स मिलते हैं उसके द्वारा हम इसको कनेक्ट करते हैं। किसान भाइयों, इसको कनेक्ट करने का तरीका या जोड़ने का तरीका, जैसे कि हमारे खेत में ड्रिपर्स लगे हुए होते हैं टपक सिंचाई के, बूंद बूंद पानी वाले, उन्हीं पाइपों में इस प्रकार के हम स्प्रिंकलर्स को माइक्रो ट्यूब की सहायता से जोड़ देते हैं। यानी इसको लगाना भी बहुत आसान होता है और खेत में सही मात्रा में हम पानी भी पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है इसमें सिंचाई जल की बचत होती है, जो कि इस समय बहुमूल्य है और किसानों को के पास अपने स्रोतों में पानी की कमी होती जा रही है। तो ऐसे में हम पानी की बचत करते हैं और इससे तकरीबन 50 से लेकर 60% तक पानी की बचत होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसके द्वारा हम पौधों में खाद भी दे सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम रासायनिक खाद, जितने भी घुलनशील खाद होते हैं, चाहे वो स्फूर के लिए हो, पोटाश के लिए हो या नत्रजन के लिए हो, तो इसके जो संयंत्र होता है जहाँ से हम पानी को इन पाइपों में भेजते हैं, वहीं पर हम खाद भी इनके माध्यम से हम खेत में भेज सकते हैं। तो इससे ना केवल खाद की मात्रा की बचत होती है, साथ ही साथ जो श्रम लागत आती है और मजदूरों पर जो लागत आती है उसमें भी कमी होती है। किसान भाइयों, इससे पानी व्यर्थ नहीं जाता है और ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। किसान भाइयों, अभी देखा गया है कि प्रदेश में कुछ समय से कभी कभी बिजली की भी समस्या होती है। ऐसे में हम एक ही खेत को एक ही समय में पूरे खेत में एक साथ पानी दे सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास 2 से 4 घंटे भी अगर बिजली उपलब्ध है तो आप इसके माध्यम से पूरे खेत में एक ही समय में आप सिंचाई दे सकते हैं। किसान भाइयों, बात आती है कि इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग करें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस समय हमने रबी की फसल विशेषकर मटर में इसको लगा रखा है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप जितने भी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, और इस समय बाज़ार में कई सारी पत्तेदार सब्जियाँ आ रही हैं और अभी इन पत्तेदार सब्जियों के लगाने का समय भी हमारे पास है, तो इनमें आप
इसी प्रकार के माइक्रो स्प्रिंकलर्स को लगा सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी यानी प्याज वर्गीय सब्जियां, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन सब्जियों में भी आप इस प्रकार के सूक्ष्म स्प्रिंकलर्स को प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ यदि आपका बगीचा लगाया हुआ है और उसमें जो हमने ड्रिपर्स लगाए हुए हैं, जब बगीचे में पानी की आवश्यकता जो होती है बढ़ती है, जैसे कि अगर हम बात करें आम या अमरूद की, तो शुरुआती अवस्था में उसे 15-16 लीटर पानी चाहिए रहता है, लेकिन बाद की समय में इनको 80 से लेकर 120 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप ड्रिपर के स्थान पर इन माइक्रो ट्यूब के द्वारा माइक्रो स्प्रिंकलर्स को भी जोड़कर पौधे के पास कम समय में ज़्यादा पानी को आप पहुंचा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसकी लागत की बात करते हैं तो ये लागत में भी बहुत ज़्यादा इसमें लागत में इसका नहीं आता है, लागत बहुत ज़्यादा नहीं आती है। और इसकी जो इस समय प्रत्येक स्प्रिंकलर की लागत होती है वो लगभग 40 से लेके 50 रुपए के लगभग होता है। 40 से 50 रुपए का होता है एक स्प्रिंकलर। और इसके जो हमारा खेत है उसके आधार पर आप इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, या जिस कंपनी से आप स्प्रिंकलर ले रहे हैं उसके माध्यम से इसको डिज़ाइन बनवा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसमें पानी के फैलाव की बात करते हैं तो ये लगभग 1 मीटर चौड़ाई से लेकर कम से कम 4 मीटर तक का, यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 मीटर के विस्तार का हमने यहाँ पर ये स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। यानी हमने जहाँ पर खेत में ये स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं तो ये 4 मीटर की परिधि ये कवर कर रहे हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से एक स्प्रिंकलर से 1 घंटे में 40 से 50 लीटर पानी निकलता है। साथ ही साथ जो इसकी लागत आती है प्रति स्प्रिंकलर, ये 40 से 50 रुपए की आती है। और जो आपकी ड्रिप लाइन या टपक सिंचाई पद्धति में जो लेटरल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ही इनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जो कृषक पशुपालन का कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वे दुधारू पशुओं की विशेष देखभाल करें, क्योंकि दुग्ध पशुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है और उनके खान पान का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए हरे चारे का क्या महत्व है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ अंशुमन गुप्ता से। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको हरे चारे के संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले आप ये बताएं कि जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए हरे चारे का क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा किसान भाइयों, उसके बाद हम इस तथ्य को जानेंगे कि हरे चारे का हमारे पशुपालन में कितना महत्व है। तो किसान भाइयों, भारत एक बड़ा विशाल देश है और जो पशुधन संख्या है विश्व में हम नंबर 1 है। इसमें हम प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। हमारा दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, परंतु औसत दूध उत्पादन में हम विश्व में कई देशों से पीछे हैं। इसका कुछ कारण यही है कि हमारे यहाँ चारे की उपलब्धता जो है वो बाकी देशों से कम है। हमारे यहाँ किसान भाइयों मात्र 4% से भी कम हिस्से पे हरे चारे का उपयोग मतलब बुआई की जाती है या बोया जाता है।
और एक जिसको हम कह सकते हैं कि तरीके से खेती की जाती है, वह कुछ देश के कुछ ही हिस्सों में किया जाता है। अन्यथा बाकी हमारे यहाँ पूरी तरह से सूखे आधारित खेती होती, मतलब सूखा आधारित चारा है, इसी पे हम अपने पशुओं को पालते हैं। जंगल में हमारे किसान भाई उनको चराते हैं और वहाँ जो भोजन प्राप्त करते हैं वही उनके लिए भोजन होता है। इस तरीके से मैं कहूँगा कि हरे चारे का बहुत महत्व इसलिए भी है कि हरा चारा मिलने से चारे की पौष्टिकता, जो सूखा चारा भी है उसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, भोजन सुपाच्य हो जाता है, जल्दी से पच जाता है, पशु को गोबर करने में आसानी होती है। और हरे चारे में पानी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो पशु को अत्यंत आवश्यक एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं जो दूध उत्पादन में सहायक होते हैं, ये सीधे मिल जाते हैं और सूखे में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए बहुत उपयोगी है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ठंड का मौसम है, तो इस मौसम में कौन कौन सा हरा चारा है जो पशुओं को दे सकते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, अभी रबी का समय चल रहा है और वैसे तो फसल चक्र का यदि किसान भाई उपयोग करते हैं तो वर्ष भर हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए खरीफ, जायद, रबी, इन सब मौसमों में कुछ कुछ फसलें हैं जो ली जा सकती हैं। समसामयिक में आपने जो ठंड के समय या इस ऋतु का, रबी का पूछा है, उसे बता दूं, 2 प्रमुख फसलें हैं जो किसान भाई ले सकता है। एक है बरसीम, दूसरी है ओट। तो किसान भाइयों, थोड़ा मैं बरसीम के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दूं। बरसीम की सबसे अच्छी वैरायटी इस समय जो है वो वरदान है। किसान भाई, ये 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से बोया जाता है और इसको जो है 35 से 40 दिन पे पहली कटाई इसकी हम प्रारंभ करते हैं और हम 5 से 6 कटाई इसकी पूरी फसल चक्र के दौरान ले सकते हैं। इसको हर 10 से 15 दिन के अंदर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव कर इसकी बढ़त को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है ये 400 क्विंटल के ऊपर आपको उत्पादन पूरे टाइम में फसल 1 एकड़ से देती है। किसान भाइयों, यदि इससे उत्पादन हमको बढ़ाना है तो हम इसमें एक कैबेज आती है, कैबेज का बीज आता है, उसके अलावा ओट के 400 ग्राम के बीज को इनको मिला करके बोएंगे तो इसके उत्पादन को हम जो है 500 क्विंटल तक ले जा सकते हैं। दूसरा, ओट के बारे में मैंने बताया था, ओट जो है लगभग 40 किलो प्रति एकड़ की दर से इसका बीज दर होता है और इसको हम 55 से 65 दिन की अवस्था पे इसको हम काटते हैं। साथ ही साथ इसको हर 20 दिन पे इसको इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। इससे हम लगभग 200 क्विंटल चारा और 6-7 क्विंटल बीज ओट का हम ले सकते हैं। तो ये दोनों फसलें बहुत अच्छी हैं, दोनों में प्रोटीन की अच्छी मात्रा है। बरसीम में तो आप जाने आश्चर्य होगा कि 20% तक क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश के और देश के किसान भाई और पशुपालक भाई इस बात को खास तौर से जानते हैं कि हरे चारे का तो कोई विकल्प नहीं है, पर उसका उपयोग कैसे करना चाहिए? जैसे उसको कटाई की एकदम डाल देना चाहिए, उपयोग कैसे करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाइयों। हरे चारे को जो है हमें हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए, जिसमें चेफ कटर मशीन जो किसान भाइयों के पास, कई किसान भाइयों के पास होगी भी, जिससे हम चारे, कुट्टी मशीन भी कहते हैं, उसके द्वारा चारे के छोटे छोटे पीस करके हम यदि उसको हम सूखे वाले भूसे में मिलाते हैं तो उससे सूखे भूसे को खाने की पशु की इच्छा बलवती हो जाती है और इसको खाने से जो है दाने की कमी को पूरा किया जा सकता है। जैसे अभी हम बताएं आपको कि 65% तक हमारे जो पशुपालन में खर्चा होता है वो भोजन में होता है और भोजन भी इसलिए होता है उसके पोषण में कि हम उसको दाना, खली, इस तरह की चीज़ें हमें खिलानी पड़ती है, चोकर वगैरह खिलाना पड़ता है। लेकिन यदि हम हरे चारे का उपयोग करें तो इस मात्रा को हम 40% तक कम कर सकते हैं। तो इसको यदि हम छोटे पीसेस करके कट्टी मशीन से काट करके खिलाते हैं तो किसान भाई इसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसमें पानी की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है, किसान भाई बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को अति महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया, उनकी बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर आप पशुओं को हरा चारा खिलाएंगे तो निश्चित रूप से दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी
के साथ बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है ये अंक आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कन्वेंट नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।